बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा और चलिए मुद्दा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव ने विभिन्न जिलों से आए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को हटाना ही लोकतंत्र और जनता के हित में है। समाजवादी पार्टी मुखिया ने इस बात को भी कहा है कि भाजपा सरकार में पीडीए की लगातार उपेक्षा हुई है, उनका अपमान हुआ है, पीडीए एकजुट हो रहा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पर चलकर गैर बराबरी, आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। भाजपा सरकार में हर स्तर पर पीडीए की उपेक्षा हुई है। पीडीए को हिस्सेदारी नहीं मिली है। याद रखना चाहिए कि इसी पीडीए के कारण नेपाल में आग लगी और तख्ता पलट हो गया। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अखिलेश यादव ने विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपनी बातों को रखा। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आह्वान किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को हटाना ही लोकतंत्र और जनता के हित में है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है गौरव जी आपका। हमारे साथ एसके दुबे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दुबे जी बहुत स्वागत है आपका। विनय राय जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एसके दुबे जी के साथ। क्यों आप लोगों को सर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लोकतंत्र को खंड खंड किया है, लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया है, उनको काफ़ी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है? क्यों ऐसा लगता है? ऐसा क्या क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप लोगों को इस बात को बार बार कहना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा काम नहीं किया आप ये पूछिए। सारे काम जो जनता विरोधी हैं वो ये करते हैं। छात्रों पे लाठीचार्ज आप देखिए, बेचारे नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। आप सोचिए जब युवा अपने रोजगार के लिए मांग नहीं करेगा तो कहाँ जाके वो क्या दूसरे प्रदेशों में जाके वो मजदूर बनेगा क्या? हाँ। और यही बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन आपने तो 1 करोड़ का वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे हर साल। क्या हुआ उन नौकरियों का? दूसरा, आप किसानों की बात करिए जो रीढ़ की हड्डी है इस देश का, उसके पास आप देखिए कि वास्तविकता धरातल की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरी भी खेती है, मैं भी देखता हूँ, जाता हूँ कि इनके कारण कितना किसान दुखी हो गया है। खाद लेने जाए, डीएपी लेने जाए तो उस पर लाठियां भागी जाती हैं, लाठियां पड़ती हैं बेचारों को। और एक बड़ी दुखद घटना घटी थी जहां माँ और बेटे दोनों गए थे डीएपी लेने, तो दोनों को पुलिस ने मारा। आप सोचिए, एक बुजुर्ग महिला को भी पुलिस ने ये नहीं सोचा कि ये महिला बुजुर्ग है, इस पर लाठियां ना भागे, उस पर भी लाठियां बरसाई हैं। तो निश्चित तौर पर जब आप किसानों को भी नहीं छोड़ेंगे, युवाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, अगर महंगाई का मुद्दा, आज देखिए आप भी सब्जी लेने जाती हैं, आप भी किसी की माँ होंगी, किसी की पत्नी होंगी, घर में खाना बनाती होंगी। आज का बजट आपका कितना पहुंच गया है कहने का मतलब, और जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी नहीं बढ़ी होगी, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं, क्योंकि सरकार से जो वादा, इन्होंने सत्ता किसके नाम पे ली थी? इसी नाम पे ली थी ना कि हम सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, और जब अपना हक मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है।
देखिए, जिन लोगों ने गोली बरसाई किसानों के ऊपर, जिन लोगों ने गोली बरसाई हिंदू कार सेवकों के ऊपर, जिन लोगों ने लाठी बरसाई साधुओं के ऊपर, जिन लोगों ने मजदूरों के ऊपर डाला में गोली चलवाई, जिन लोगों ने पत्रकार को मरवाया, वो इस तरह की भाषा बोले तो समझ से परे है। देखिए, अखिलेश यादव जी बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो बहुत पहले से देख रहे हैं। उनको लगता है ऐसा कि जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में हो जाएगा, जो नेपाल में हुआ वही भारत में हो जाएगा, जो श्रीलंका में हुआ वही भारत में हो जाएगा और इनके सुनहरे दिन वापस आ जाएंगे। तो सुनहरे दिन तो जनता के हाथ में है ना। वही जनता जिसको ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट की डकैती कर लिया, तो क्या इन्होंने 37 सीट वोट की डकैती करके पाई थी क्या? क्या ये जनता का अपमान नहीं है? क्या ये चुनाव आयोग का अपमान नहीं है? या भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं है? या भारत के संविधान का अपमान नहीं है? तो ये खुले तौर पर जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। और क्यों नहीं प्रयास किया इन लोगों ने? इन लोगों ने तो प्रयास किया ही उपद्रव करने का देश के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे किसी भी तरह के आंदोलन में इन्होंने भरपूर कोशिश की कि देश का माहौल बिगड़े, अराजकता, उपद्रव, गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो, उसमें राजनीति की रोटी है सेक के। लेकिन जनता इनको मौका नहीं दे रही, अवसर नहीं दे रही है। और भ्रष्टाचार के सम्राट तो ये लोग रहे हैं। सारा घोटाला तो इन लोगों ने किया, चाहे रिवर फ्रंट का घोटाला हो, चाहे लैपटॉप का घोटाला हो, चाहे नौकरी का घोटाला हो, चाहे एक्सप्रेसवे में जमीन खरीद का घोटाला हो। तो इसीलिए तो जनता ने इनको बैठा दिया। ये तो कह रहे हैं कि हर स्तर पर, देखिए ये पीडीए का भी जिक्र कर रहे हैं गौरव जी, ये पीडीए का भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर स्तर पर पीडीए की उपेक्षा हुई है, पीडीए को हिस्सेदारी नहीं मिली है। और याद रखना कि इसी पीडीए के कारण नेपाल में आग लगी है, तख्ता पलट हो गया है। इस सरकार को ये याद रखना चाहिए। तो नेपाल चले जाए अखिलेश जी, वही चुनाव लड़ ले, इनकी सिंपैथी बहुत है वहां पर। तो क्या जरूरत है यहाँ पे राजनीति कर? नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। और नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब कि विदेशी ताकतों के साथ खेल रहे हैं क्या? इनका कुछ साठगांठ है क्या विदेशी शत्रुओं के साथ? तो कहीं ना कहीं ये ब्लिंक, ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन उनको बाहर से आता होगा, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसी भाषा तो इन्होंने बांग्लादेश के समय भी बोली थी, जब बांग्लादेश में उपद्रव हुआ था, जब वहां पर अध्यस्त किया गया था शेख हसीना जी को। तो भारत के अंदर ये शत्रु किस्म के व्यवहार करने वाली जो पार्टियां हैं, ये सबसे बड़ी खतरा है भारत के लिए। और इन्होंने जब शासन किया है तो भारत के लिए संकट ही पैदा किया है। ठीक है, भारत के लोगों के लिए संकट पैदा किया है। ठीक है, देखिए पीडीए का मसला एक बार फिर से आगे लेकर आया जा रहा है। विनय जी, क्या बीजेपी के खिलाफ पीडीए बनेगा अखिलेश का ब्रह्मास्त्र? देखिए, पीडीए का मतलब क्या है मेरे समझ में नहीं आता। जो अखिलेश यादव पीडीए कहना चाहते हैं, पीडीए का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो पिछड़े समाज से बनेगा तो उसे पीडीए मानेंगे, या खुद बन जाएंगे तो मानेंगे? क्योंकि अभी एक बड़ी सुंदर तस्वीर आई थी उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद। बीच में द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, एक तरफ उपराष्ट्रपति जो नवनियुक्त हुए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, ये लोग भी पीडीए समाज से ही आते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जनता को कैसे उसका वाजिब जो अधिकार है वो मिले। और अगर नेपाल से अगर तुलना करने की बात अगर कही जा रही है, जैसा नेपाल में हुआ वैसे भारत में हो जाएगा, तो शायद भूल रहे हैं। नेपाल का जो संघर्ष है उसमें पक्ष विपक्ष सब लोग फांसी में फेंक दिए गए। और उसका मुद्दा सिर्फ ये नहीं था पीडीए, उसका मुद्दा था समानता का, उसका मुद्दा था बेरोजगारी का, उसका मुद्दा था राजनीतिक परिवार के बच्चों का विदेशों में ऐसो आराम करने का। तो जो नेपोटिज्म का मुद्दा उठा खास तौर से, उसको लेकर के जो उनके जो बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे उनके किड्स थे उनको लेकर जो मसला आया, वो बेसिक मुद्दा बना इसमें। सबसे बड़ी चीज है कि आज की तारीख में जो भ्रष्टाचार है वो आम आदमी को भी खलता है। चाहे वो खाद लेने के समय दुकानदार ले, या बाजार में जाकर नौकरी लेने के नाम पे कोई भ्रष्टाचार लेके नौकरी दे। तो सबसे बड़ी चुनौती किसी भी सरकार के सामने रोजगार देने की है और अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रखने की है। और अगर इसमें जो भी सरकार, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि रिवर फ्रंट और एक्सप्रेस वे 8 साल से आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? अगर गिनाने की बात कर रहे हैं तो कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। और सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे थे, अगर उन पर आप कार्रवाई करते तो शायद नीचे तक संदेश जाता। लेकिन चंद अधिकारियों को रिवर फ्रंट पे आपने कार्रवाई की, तो उसमें फिर आप मुख्यमंत्री को दोष क्यों देते हैं? अगर एक्सप्रेस वे के जमीन में कोई घोटाला हुआ तो उसमें कार्रवाई क्या हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ अगर आप आरोप लगाएंगे सत्ता में बैठ करके तो आपको कार्रवाई भी करना पड़ेगा। जैसे चारा घोटाले का आरोप अगर लालू यादव जी पर लगता था तो उसमें कार्रवाई हुई, वो जेल गए। लेकिन आज की तारीख में 8 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में है और पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है
कि जनता कैसे संतुष्ट रहे। और सुनहरे ख्वाब नेपाल और बांग्लादेश के उदाहरण दे करके मैं इतना ही कहूंगा कि देश हमारा लोकतंत्र पे विश्वास करता है, भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी उन्मादी प्रवृत्ति अगर हावी होगी तो इसमें देश का नुकसान होगा और संपूर्ण सबका नुकसान होगा। भूल जाए कि उसमें अखिलेश जी बच जाएंगे या भाजपा परेशान हो जाएगी या कांग्रेस बच जाएगी, सबका समूल नुकसान होने वाला है। इसलिए ये लोकतंत्र में आस्थावान देश है। और आपने देखा कि केवल लाल किले तक बढ़ के गए थे किसान आंदोलन में कुछ नेता, पूरी देश की जनता ने उसको नकारा और सबको माफी मांगना पड़ा और पीछे अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। इस देश का मिजाज ऐसा नहीं है, इस देश का मिजाज लोकतंत्र का है। एक बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसका खामियाजा आज तक कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मुद्दों के आधारित राजनीति करें, हम विद्वेष की बात न करें, बंटवारे की बात न करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। एसके दुबे जी, क्या नेपाल का जिक्र कर, नेपाल का उदाहरण देखकर इस आपको और भड़काना चाहते हैं क्या अखिलेश यादव? क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना, क्या जताना चाहते हैं? आप ये देखिए, वहाँ का मुख्य मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। दूसरा मुद्दा क्या था? बेरोजगारी। मुद्दे सेम है। देखिए, उनका तरीका उनके जैसा, हमारा तरीका हमारे जैसा रहेगा, लेकिन हम उन मुद्दों को तो नहीं भूलेंगे, हम उन मुद्दों को तो साइड लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दे सेम है। ठीक है, वहां भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था और जब तक नहीं सोल्यूशन होगा तब तक तो उसको रहेगा। वहां भी बेरोजगारी। आप देखिए, नेपाल के कितने बच्चे यहाँ, बुजुर्ग और सब तरीके के लोग यहाँ आके इंडिया में आके नौकरी करते हैं। आपने भी देखा होगा, हर अगर सिक्योरिटी मैन होगा तो लगभग 10 में से 3 या 4 तो नेपाली ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दे वही हैं, पैटर्न दूसरा हो सकता है। आप ये देखिए कि जब जेपी का जो आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ ना, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। चलो अभी करंट की बात देख लो। नहीं, तो ऐसा कौन सा मुद्दा आपको हाथ लग गया जिससे आप सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देखने लगे? ये बताइए ना मुझे। भ्रष्टाचार का ऐसा कौन सा मुद्दा है? नहीं, आपको ये महंगाई मुद्दा नहीं लगता है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं लगता है? ये मुद्दा नहीं लगते हैं? अराजकता मुद्दा नहीं लगता है? कितने सारे मुद्दे हैं भाई। आप सिर्फ इन्हीं ने, उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती थी जब एमओयू हुए कंपनी के साथ कि लाखों करोड़ के एमओयू है, जमीन पे कितने उतरे हैं आप हमें बता दीजिए। मैं अगर अपने गृह जनपद की बात करूं, पहले जो इटावा में था, अभी तो खैर औरैया अलग जिला हो गया, औरैया में प्लास्टिक सिटी बनाने की मेरी सरकार ने उसको पास किया था। 8 साल हो गए, कोई तरक्की नहीं हुई। कन्नौज में इतना हब बनाना था, कोई तरक्की, मतलब जहां समाजवादी ने प्रोग्रेस डेवलपमेंट की बात की, उन सारे प्रोग्राम को भाजपा ने तिलांजलि दे दी। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव जी जल्दी से। मैं लौटती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, ये उत्तर प्रदेश आज देश का दूसरा सबसे इमर्जिंग राज्य है विकास की दृष्टि से, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 44 योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है। अर्थव्यवस्था जहां ये छोड़ के गए थे उससे 4 गुना बढ़ चुकी है। पर कैपिटा इनकम डबल से ज्यादा हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। ये किस निद्रा में है, किस स्वप्न में है? और इनके समय में बहु बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। आज उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। 26 सिटीज जो हैं वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब से जोड़े जा चुके हैं। विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिट उत्तर प्रदेश में लगी है। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तमाम डेवलपमेंट के कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन जो बीमारू राज्य से आज एक इमर्जिंग राज्य की तरफ बढ़ रहा है। बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई सर। सिर्फ लखनऊ की नहीं, बेरोजगारी एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी का दर आप देख लीजिए। जब ये छोड़ के गए थे उस समय 13% था, आज कितना है? आज जो स्टेपलेट मानक है 4 से लेकर के 6 के बीच में ही बेरोजगारी है, बल्कि उससे कम ही है, 3.8 है इस समय। उनको पूछिए क्या था जब छोड़ के गए थे बेरोजगारी दर। तो हमारे इसी शासनकाल में सर्वाधिक जो अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोग थे वो गरीबी रेखा से बाहर आए। आज उत्तर प्रदेश में जितनी शुगर मिले इन लोगों ने बेची थी, 8 शुगर मिले तो इन्होंने बेची थी, और 13 शुगर मिल मायावती की सरकार में बेच दी गई थी। आज कोई भी शुगर मिल न बेची गई और न उसको किसी भी प्रकार से अबेंडन किया गया, बल्कि उसका कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया, उसका कैपेसिटी उसमें आधुनिकीकरण भी किया गया। और सर्वाधिक गन्ना का मूल्य किसानों को इसी शासनकाल में मिला है। तो किसान खुशहाल है, खेती खुशहाल है, विद्युत मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं,
केवल स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे से लखनऊ जुड़ रहा है। आप ये बताइए, ये सब उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई नहीं दे रहा इनको? और इसके बाद भी कहेंगे कि अब अराजकता होगी नेपाल की तरह और बांग्लादेश की तरह। ये चूंकि अराजकता के संस्कृति से पैदा हुए लोग हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश में रक्तपात। विनय जी, धरातल पर क्या है? लेकिन दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें की जा रही है। एक कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, एक कह रहे हैं तो हमने तो बहुत कुछ कर दिया। जनता हालांकि डिसाइड करती है, जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं। मैं आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ विनय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन किया, उसमें देश के नामी गिनामी लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। उसमें भाजपा को लोग कहते थे उत्तर प्रदेश विकास परिषद नहीं, उत्तर प्रदेश विनाश परिषद है। भाई वही ऐसे लोग बाद में मनमोहन सिंह के जो सलाहकार मंडली थी उसमें शामिल हुए। मेरा एक मत है, कोई भी सरकार हो अगर पॉजिटिव काम कर रही है तो विपक्ष तो अगर उसका समर्थन करने में लग जाएगा तो क्या फिर वो राजनीति करना छोड़ दे? उसका काम है थोड़ी आलोचना करना। लेकिन मैं विपक्ष के लोगों से मुलायम सिंह को ही जिद करूंगा। मुलायम सिंह कहते थे जब कोई चुनी हुई सरकार बनकर आ जाए तो 6 महीने तक उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, वॉच करना चाहिए क्या कर रही है, कैसे कर रही है, फिर आप विरोध करो। ऐसा जनता में संदेश न जाए कि आपसे विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन नई प्रवृत्ति जो ऐसी है कि सरकार बनी नहीं, हर मुद्दे का विरोध आपने देखा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे लाठीचार्ज की बात हो। नौकरियों में भाई सपा की सरकार थी तो आरोप लगता था कि लिस्ट कहीं और से बनती है। जब भाजपा की सरकार आई तो लगातार आरोप लगे कि पेपर आउट हो जा रहे हैं। तो कमियां हर सरकार में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि सब दूध के दूल्हे हैं वो सब सही हो गया है। लेकिन सरकार का काम होता है उसमें प्रतिदिन कुछ सुधार करना और जनता में संदेश देना कि वो उनके लिए अच्छा करने का प्रयास कर रही है। और अंततः लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जिसको जनता अपना मत दे, जो चुनकर आए वो सही है। यही बेसिक पैमाना है। अखिलेश यादव जी ने अभी लोकसभा का चुनाव जीता लेकिन उन्होंने कहा पीडीए फार्मूले जीते हैं। अगर वही कहते कि सरकार के खिलाफ जो जनादेश था वो हमें मिला है तो उसका संदेश अलग जाता। लेकिन वो जातिगत इसका जनादेश ले लिया। उनको स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए। और आज भी वो देखिए पीडीए की बात करते हैं, उनको लगता है एक वोट बैंक के सिलेक्टेड हम बात करेंगे तो शायद हमारा जनाधार मजबूत रहेगा, हमारी सरकार बन जाएगी। तो अपोजिशन पे हमला करिए, लेकिन ओवरऑल सारे कमियों को लेकर हमला करिए। सिर्फ पीडीए के अंदर बात करेंगे तो कुछ एक बार अपने आप को इस पर सोचेगा मेरी बात नहीं हो रही है, तो जो शायद राजनीति के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अच्छा संदेश नहीं। ठीक है सर, ये पीडीए का ही जिक्र क्यों किया जाता है? देखिए मुद्दे तो बहुत है, आपने बोला बहुत मुद्दे दे रखे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाने के लिए, उसको भुनाने के लिए, लेकिन आप लोग बार बार बात करते हैं तो पीडीए की करते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्यों जाति पे आ जाते हैं? क्यों इस चीज को इतना हावी करते हैं? बात महंगाई की हो रही तो महंगाई की करिए, बेरोजगारी की हो रही बेरोजगारी पे करिए, आंकड़ों पर लड़िए ना सर। नहीं लगता कि राजनीति करनी चाहिए तो सकारात्मक रूप से करनी चाहिए? एक अच्छा संदेश जाता है दुबे जी उसका जनता में। देखिए अभी राय जी ने बोला पीडीए में तो अगर आप दुखी हैं, आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है तो आप भी पीडीए का हिस्सा हैं। राय जी को भी अगर तकलीफ है तो राय जी भी पीडीए का हिस्सा है। और गौरव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के में उनका काम नहीं हो पा रहा है तो वो भी मेरे पार्टी का पीडीए का हिस्सा है। तो फिर छोड़ा किसने? आपने किसे छोड़ा? पीडीए में शामिल कौन नहीं है? नहीं कौन नहीं है मुझे बताइए ना। तो सब पीडीए का हिस्सा है तो कौन इसमें शामिल नहीं है? पहले पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए। इसीलिए हमने ये कहा है कि हर दुखी आत्मा, हर दुखी इंसान जो परेशान है इस सरकार से, वो मेरा पीडीए का परिवार है। निश्चित तौर पर हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आगे लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर और उसका दुबे जी कुछ भाजपा के विधायक और मंत्री भी परेशान है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। क्या वो भी पीडीए का हिस्सा मानेंगे क्या उनको? आप वो मेरे पीडीए में आएंगे, वो निश्चित तौर पर वो मेरे पीडीए के हिस्सा बनेंगे। आप देख लेना इस बात को कि वो मेरे पीडीए के हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान है। उनका तो अधिकारी, कलेक्टर और एसएसपी बात है, मतलब उनको तो गांठते ही नहीं है, भगा देते हैं चैम्बर से। आप बोलिए क्या परिस्थिति है? ये परिस्थितियां जब हो जाए और नौकरशाही हावी हो जाए सरकार पर, वहाँ लोकतंत्र बड़ा आप कहें कि सुरक्षित है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सुरक्षित है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुरक्षित हो, क्योंकि आखिर देखिए यहाँ दोनों चीजें मैं बोलता हूँ। अगर जो जनसेवक है, जो विधायक है या एमपी है, वो भी अगर जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है वो भी घातक है। और अगर नौकरशाही लोकतंत्र पे हावी हो जाए तो वो भी घातक है। दोनों चीजें यहाँ महत्वपूर्ण है। इसलिए जनता,
हमारी देश की स्थिति पीडीए का मतलब क्या है सर, मुझे बताइए। दुखी आत्मा, परेशान आत्मा, इसके लिए पीडीए है या फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इसके लिए पीडीए है? पीडीए क्या है? जनता में स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। पीडीए पिछड़ा भी है, पीडीए दलित भी है, पीडीए अल्पसंख्यक भी है, पीडीए अगड़ा भी है, पीडीए महिला भी है, और जो तकलीफ में जी रहे हैं कौन, मुझे बताइए ना सर, कौन नहीं है इस पीडीए में? पीडीए के हिस्सा है। पीडीए में कौन नहीं है? पीडीए के हिस्सा है। कौन नहीं है इसमें? तो अरे वो नहीं है, जो साहूकार है वो नहीं है, जो पूंजीपति है वो नहीं है, जो सरकार में अहंकार का भाव रखते हैं वो मेरे पीडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी चलानी है, इसलिए वो मेरा कभी हिस्सा नहीं बनेंगे परिवार का। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।